Please mute your audio and video, please. So in today's class, I will teach you what is operating system, and then components of computer systems, and objectives of operating system, and functions of operating system. And if time permits, we will also discuss some mainframe systems. What is mainframe systems and what is the basic working of mainframe systems, and then we will discuss some more operating systems, ancient operating system, yeah, which are used in the past. Simple bash system, ठीक है. Okay, so this is our first slide of my presentation that contains introduction, and we will I will give you the definition of operating system, then mainframe system, desktop system, multiprocessor system, distributed system are discussed later. Okay, then first of all we want to know what is operating system. Then operating system is basically a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. Basically it is the interface between the user of the computer system and hardware of the computer system. Basically it is also used to communicate between the user and the computer hardware, and it also manages the all the peripheral devices of the computer system. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये इंटरफेस की तरह काम करता है, आपको आपको इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से, जो भी हार्डवेयर है आपका कंप्यूटर सिस्टम का, जो भी आपकी मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसको एज ए इंटरफेस काम करता है. ठीक है, एज अ कम्युनिकेशन टूल होता है. या आप इसके विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो इट बेसिकली इंटरमीडिएरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंटरफेस की तरह काम करता है. देन सम गोल्स आर आल्सो देयर इन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स. बेसिकली ये आपके जो भी यूजर के प्रोग्राम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल आप चाहते हो एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हो या सी का कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, तो वो सब भी आप जब ऑपरेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है. दैट इज बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम विच is used to execute these application programs and make solving user problems easier. तो बेसिकली इसका और यूज करते हैं हम कि आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको ईजियर बनाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. स्टार्टिंग में डॉस चलता था, डॉस में आप इतनी यूटिलिटीज नहीं थी, इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं थी, लेकिन आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 10 है उसमें बहुत सारा बेसिकली अब वो क्या है, यूजर फ्रेंडली है. Then second goal of the operating system is make the computer system convenient to use. तो बेसिकली वो आपको आपका जितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. मतलब आप जितना ज़्यादा कन्वीनियंटली उसको यूज़ करोगे कंप्यूटर सिस्टम को, उतना अच्छा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा. ठीक है, तो मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज. एंड थर्ड इज यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. तो जितने भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अंदर हार्ड डिस्क होता है और फिर इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, स्कैनर होता है, तो इन सबको
एक एफिशिएंट मैनर में एक प्लेटफॉर्म देता है, एफिशिएंट मैनर में आप यूज कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब बेनिफिट्स होते हैं। देन there are four system computer system components are present in computer system। चार कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। पहला होता है हार्डवेयर विच प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो भी बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को क्या हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, दे आर ऑल आर हार्डवेयर, ठीक है। देन सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, मैंने अपनी डेफिनेशन बताया कि वो कंट्रोल करता है जो भी आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता है और जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस उनको मैनेज करता है। तो सेकंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम controls and coordinates the use of the hardware among the various application programs for the various users, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम वो यही कह रहा है, जैसे आपका प्रिंटर, जैसे आपका कंपाइलर होता है, जैसे आपका एक प्रिंटर के लिए प्रिंट करने के लिए आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MS ऑफिस होता है, आपका इंटरनेट ब्राउजर है, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है और आपका कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, किससे, आपका जो भी हार्डवेयर है उससे मेंटेन करता है ऑपरेटिंग। एंड थर्ड इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे MS ऑफिस है, कंपाइलर आपका जैसे C कंपाइलर है, और जितने भी जो आप जिससे इंटरैक्ट करते हो वो हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो यूजर सॉल्व करता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू करता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके कंपाइलर्स हैं, डेटाबेस सिस्टम जैसे SQL सर्वर है आपका, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हो वो भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। और फोर्थ आपका होता है यूजर्स, यानी हम लोग जो पीपल्स हैं, मशीन्स हैं, अदर कंप्यूटर्स हैं, वो उसके यूजर्स होते हैं जो उसका सर्विस ले रहे हो। So there are four components in computer system. Number one is hardware, number two is operating system, number three is application program, and number four is users. Then abstract view of system components. ये आपका एक व्यू है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लाई करता है। ये आपके यूजर्स हैं, they are end users. You can see in this figure. They are end users, user 1, user 2, user 3, user 4. Then they basically use the applications like compiler, ठीक है, जैसे आपका C compiler है, फिर आपका assembler है, text editor है जैसे MS ऑफिस है, database system जैसे SQL सर्वर है, Oracle है, ठीक है। ये आपके application programs होते हैं। They are basically categorized as system and application programs. Then ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो आपके सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो भी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से आप कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो ये तो आपका आर्किटेक्चर है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है सिस्टम कंपोनेंट्स का, इस तरह से होता है। बस ये यूजर्स हैं, ठीक है। यूजर सिंपली इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सिस्टम्स प्रोग्राम्स, एंड दिस सिस्टम प्रोग्राम्स with the help of operating system communicates with the computer hardware. So this is basically abstract view of your system components. तो ये abstract view है आपका system components का। Then next slide is then operating system definitions. तो आप operating system की technically definition दे सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने जो definition दी थी, this is basically a general definition of operating system. Technically you can say that operating system is an resource allocator, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजेस एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज। तो होता क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो उन रिसोर्सेज को मैनेज करना और कब क्या किसको जरूरत है ये एलोकेट करने का ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली अ रिसोर्स एलोकेटर। देन सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल प्रोग्राम। तो टेक्निकली वी कैन से दैट इट इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, एंड जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस हैं उसको भी कंट्रोल करता है। देन थर्ड पॉइंट इज कर्नल। द कर्नल इज बेसिकली द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स। तो हर ये इंश्योर करता है कि CPU हमेशा जितना भी बिजी हो
इस बेसिकली आपको सीपीयू को जितना भी पॉसिबल वे में बिजी रखना ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली कर्नल का मतलब क्या होता है कि आप कोई ना कोई एक प्रोसेस सीपीयू जरूर रन कर रहा होता है। सीपीयू कैन नेवर बी आइडल, ठीक है। अगर सीपीयू आइडल हो जाएगा तो उसका जो थ्रूपुट है वो कम हो जाएगा और उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि सीपीयू को हमेशा एज बिजी एज पॉसिबल बन रखते हैं, ठीक है। जितना भी हम बिजी रखेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा था वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम, ठीक है। हर समय कोई ना कोई प्रोग्राम रन करना चाहिए, तो वो आपका अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। देन देयर आर then we try to discuss some objectives of operating system. So objectives of operating system are, first point is to make the computer system convenient to use in an efficient manner, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग बेसिकली यूजर फ्रेंडली बनाते हैं और वो बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए यूजर के लिए, ठीक है। तो जितना कन्वीनियंट होगा यूजर के लिए उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। Then second point is to hide the details of the hardware resources from the user. तो बेसिकली इसका काम ये भी होता है जितना भी हार्डवेयर का जो डिटेल है उसको हाइड करके रखता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी हो या आपको कुछ की जानकारी रखनी पड़ती है, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको ऑपरेट करने देता है, ठीक है, जितने भी हार्डवेयर है उनको। And the third point is to provide users a convenient interface to use the computer system. और एक convenient interface देता है कि आप best possible way में computer system को use कर सको। ठीक है। Then third point is to act as an intermediary between the hardware and its user, ठीक है। एक interface की तरह काम करता है between hardware and उसके users में, मेकिंग इट ईजियर फॉर द यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज अदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। तो आप इजीली जो भी हार्डवेयर है उसको एक्सेस कर सकते हो और दूसरे रिसोर्सेज को भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है to manage all the resources of the computer system. The next point is to keep track of who is using which resource, granting resource request and mediating conflicting requests from different programs and users. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये ट्रैक ये भी करता है, ये भी मॉनिटर करता है कि कितने रिसोर्सेज हैं और किसी प्रोसेस को अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, ग्रांट मीन्स उसको जब रिसोर्स चाहिए होता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो जब वो खाली हो जाता है रिसोर्स तो वो उसको ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये मॉनिटर भी करता है सब। देन एंड मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो उसके में भी वो एक एल्गोरिथम डिजाइन करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। Then next point is to provide efficient and fair sharing of resources among users and programs, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है उसको फेयरली शेयर करता है एक दूसरे को। आपको लगता है कि दूर से कि नहीं आपने प्रिंटर दिया तो प्रिंट आउट निकला है, स्कैन किया स्कैन कर लिया, लेकिन वो सब काम जो भी फेयरली शेयरिंग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है कि किस तरह जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना और फेयरली मैनेज करना। Then next is functions of operating system. There are some functions of important functions of operating system. First is process management, then second is memory management, then
that is take process management. A program does nothing unless their instructions are executed by a CPU. तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले क्या करता है, CPU एग्जीक्यूट करता है. अब प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन, जो भी रेडी, जो भी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन स्टेट में जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, a process is a program in execution. A time shared user program such as compiler is a process. तो जो भी कंपाइलर है वो भी आपका एक प्रोसेस है. A word processing program being run by an individual user on a PC is a process. जो भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम MS वर्ड आप यूज कर रहे हो जो एग्जीक्यूशन स्टेट में है वो भी आपका एक प्रोसेस है. A system task such as sending output to a printer is also a process. जो भी आप एक प्रिंटर पेज प्रिंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वो भी एक प्रोसेस है. ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेट में जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं. A process is a program in execution. Then a process needs certain resources including CPU time, memory files and input-output devices to accomplish its task. ठीक है, तो कुछ चीजें उसको जरूरत पड़ती है, जैसे CPU का कुछ उसको टाइम चाहिए होगा, मेमोरी कुछ फाइल्स चाहिए होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होंगे to complete its task. These resources are either given to the process when it is created or allocated to it. तो क्या करना पड़ता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उस प्रोसेस को देना पड़ता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है. और while it is running, the operating system is responsible for the following activities of process. ठीक है, तो क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस. ठीक है, तो यूजर और सिस्टम प्रोसेसेस को बनाना और डिलीट करना इसके प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है. सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना या रिज्यूम करना भी प्रोसेसेस में होता है. प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस आपके एन प्रोसेस कंपीट कर रहे होते हैं सीपीयू के लिए, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाने को भी प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं. देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो जब ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जितने भी एन प्रोसेस होते हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है. देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक हैंडलिंग को बेसिकली आप डेडलॉक हैंडलिंग को भी जो मैकेनिज्म, जो डेडलॉक हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो भी एक प्रोसेस मैनेजमेंट होता है. तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग. Basically there are three important things. First is CPU, second is main memory, और third is secondary memory. ओके, तो CPU को आपको क्या करना होता है कि एज बिजी एज पॉसिबल रखना होता है. मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आपकी, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क. ठीक है, तो सीपीयू जब भी कोई प्रोसेस, सीपीयू को हमें क्या करना होता है, जितना भी बिजी रख सकते हैं उतना रखना पड़ता है फॉर गेटिंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. तो सीपीयू जो भी प्रोसेस कर रहा होता है वो कहाँ ढूंढता है, मेन मेमोरी में ढूंढता है. ठीक है, अगर मेन मेमोरी में मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढता है. तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में जब अगर कोई प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोसेस है P1 and P2, बेसिकली क्या है, अभी प्रोग्राम है. P1 P2 मान लो आपके कोई C++ के प्रोग्राम है, P1 P2 फॉर एग्जांपल they are C++ प्रोग्राम. ठीक है, ठीक. तो सेकेंडरी मेमोरी में अगर कोई भी प्रोग्राम रहता है तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम है तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं. ठीक, तो सबसे पहले सीपीयू को अगर मान लो P1 को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले वो कहाँ ढूंढेगा, मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में नहीं होगा सबसे पहले कहाँ, जब फिर बाद में कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी. तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस P1 को इस मेन मेमोरी में ले जाना पड़ेगा.
और जब ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम आता है तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी मान लो यहाँ से हम ले गए P1 को मेन मेमोरी में, तो ये प्रोसेस हो जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में उसका नाम प्रोग्राम होता है, और जब उसको हम लोग उठा के मेन मेमोरी में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो मेन मेमोरी का क्या होता है, ये जो मेमोरीज होती हैं बेसिकली हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू साइज एंड एक्सेस टाइम एंड कॉस्ट। इन 3 चीज से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मेन मेमोरी का क्या होता है, साइज बहुत कम होता है लेकिन इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसका कॉस्टिंग थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है और साइज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब जब प्रोसेस हम यहाँ पे P1 ले आएंगे तो यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं इस मेन मेमोरी में, यार n प्रोसेसेस। हमें क्या करना होता है, CPU को एज बिजी एज पॉसिबल बनाना होता है। CPU को एज बिजी एज पॉसिबल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसने P1 को प्रोसेस करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद उसको P1 को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई, वो क्या करता है, CPU P1 प्रोसेस को छोड़ देता है, लीव कर देता है, इट लीव्स P1 प्रोसेस, देन इट टेक्स अनदर प्रोसेस P2 टू एग्जीक्यूट। ठीक है, P2 is also is process in this। ठीक है, P2 को प्रोसेस करता है, जैसे ही P2 का पूरा प्रोसेस हो जाता है और P1 का भी कुछ प्रोसेस बचा हुआ है तो P2 को लीव करके P1 को प्रोसेस करने लग जाता है। बेसिकली इसको हम लोगों को CPU क्या करना होता है, जितना भी पॉसिबल बिजी है उतना रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं, और इसमें कई सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इसको प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं। सम लाइक FCFS, shortage of first come first serve। and shortage of first ये आपके एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इसका मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए CPU के। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। देन सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट देखिए आपके पास कितनी तरह की मेमोरीज होती हैं। बेसिकली यू हैव ये अभी इंट्रोडक्शन है, अभी बाद में इसमें और डिटेल में बताऊंगा मैं। CPU होता है, के पास रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड कैशे मेमोरी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आपका मेन मेमोरी, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली इनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैंने आपको बताया, विद रेस्पेक्ट टू साइज, एक्सेस टाइम और कॉस्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा होती है और इसका कॉस्टिंग बहुत कम होती है और एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, इसमें से कहीं कुछ एक्सेस करना हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मेन मेमोरी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम कम होता है और थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है सेकेंडरी मेमोरी से। साइज का कम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी होती है, इसका साइज बहुत कम होता है लेकिन इसका एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो जितने भी प्रोसेस हैं जो हमें बार बार यूज़ करना है तो वो कैशे मेमोरी में होता है। फिर आता है रजिस्टर्स, जो CPU के बिल्कुल पास में होता है।
ये भी बेसिकली एक मेमोरी है, मेमोरी का टाइप है, और ये बेसिकली कम होती है, लेकिन इसका एक्सेस टाइम कैश मेमोरी से कम होता है। ठीक है, तो इन अलग अलग साइज, अलग अलग एक्सेस टाइम, अलग अलग कॉस्ट की वजह से इनको जो मैनेज करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डज दिस फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, इट बेसिकली मैनेजेस ऑल द memories of found in computer system. Okay, so basically memory management is used to keep track of which parts of memory are currently being used and by whom. ठीक है, तो कौन सा पार्ट कौन सा यूज हो रहा है और कौन यूज कर रहा है, इसका ट्रैक रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। Then second point is deciding which processes are to be loaded into memory when memory space becomes available, और कौन सा प्रोसेस को जब मेमोरी अवेलेबल है तो किस प्रोसेस को उसमें लोड करना है। ठीक है, ये सब कौन देखता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग मेमोरी स्पेस है। ठीक है, तो उतने ही मेमोरी में आपको यूज करना होता है, तो कब उसमें एलोकेट करना, वहाँ से उसको डिलीट करना, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, और इन सब प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है,